हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम विपिन कुमार और आप लोग देख रहे हो वीआईपी एडवांस टेक। तो आज की ये हमारी क्लास 6 है। एक दो दिन से क्लास नहीं आई थी यार, मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी तो उस वजह से क्लास नहीं आई थी। तो एसएससी भोकाल सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे एसएससी जेई की, जिसमें हमारा इरिगेशन का आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैनाल इरिगेशन और फ्लड। तो कैनाल इरिगेशन और फ्लड ये जो टॉपिक है हमारा वो एसएससी जेई की सिलेबस में इंक्लूड है। तो इससे बनने वाले एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये हमारी 50 लेक्चर्स का क्रैश कोर्स है और यहाँ पे हम लोग 10,000 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी के न्यू क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आप लोग को अपनी नॉलेज चेक करने का भी मौका मिलने वाला है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन को बिना किसी डिले के। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि गैरेट्स डायग्राम आर बेस्ड ऑन। आपको बताना है कि जो गैरेट्स डायग्राम है वो किस थ्योरी पे बेस्ड है। लेसी थ्योरी पे बेस्ड है, खोसला थ्योरी पे बेस्ड है, बिलिंग्स थ्योरी पर बेस्ड है या फिर कैनेडी थ्योरी पर बेस्ड है। इसका सही आंसर आप लोग को बताना है क्या होगा। देखिए, हमारे पास क्या था, हमको चैनल को डिज़ाइन करना था। किसको डिज़ाइन करना था? चैनल को डिज़ाइन करना था। और चैनल को डिज़ाइन करने के लिए हमारे सामने जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी सिल्टिंग और स्कोरिंग की। तो सिल्टिंग और स्कोरिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या हुआ, दो थ्योरीज़ हमारे सामने आती हैं जो चैनल को डिज़ाइन करने में हेल्पफुल होती हैं। एक होती है हमारे पास लेसी थ्योरी और एक होती है हमारे पास कैनेडी थ्योरी। सबसे पहले जो आती है वो कैनेडी थ्योरी आती है, उसके बाद जो आती है वो लेसी थ्योरी आती है। तो कैनेडी थ्योरी की जो भी डीमेरिट्स थी उनको ओवरकम करने के लिए बाद में आती है लेसी थ्योरी। तो पहले क्या था कि जो कैनेडी थ्योरी थी इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस वगैरह थी। तो कैनेडी थ्योरी की जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी उनको थोड़ा सॉल्व आउट करने के लिए एक डायग्राम शो करा गया गैरेट्स के थ्रू। गैरेट्स थे, उन्होंने एक डायग्राम अपना दिया। तो वो किस पे बेस्ड था आप लोग का? कैनेडी थ्योरी पे बेस्ड था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी और इसमें डिटेल में हम बात कर लेते हैं इसके आंसर की। देखिए, गैरेट डायग्राम है क्या, इसके बारे में सीखते हैं पहले। इट गिव्स द ग्राफिकल मेथड ऑफ डिजाइनिंग द चैनल डायमेंशन बेस्ड ऑन द कैनेडी थ्योरी। ये है क्या आप लोग का? जो चैनल की डायमेंशंस होती हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए कैनेडी थ्योरी पे बेस्ड एक ग्राफिकल मेथड है। कैसा मेथड है? ग्राफिकल मेथड है। अगर कोई पूछे कि गैरेट कैसा मेथड है तो आंसर टिक करेंगे ग्राफिकल मेथड है। किस पे बेस्ड है? कैनेडी थ्योरी पर बेस्ड है। द डायग्राम हैज़ डिस्चार्ज प्लॉटेड ऑन द एबिस्का एंड ordinate on the left indicate the slope and on the right water depth in the channel and critical velocity v naught। देखिए, होता क्या है कि जो हम अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं वो दो एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। तो जो एक्स एक्सिस होती है उसको बोलते हैं एबिसिसा इसको बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस होती है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो इन्होंने क्या करा था, जो एक्स एक्सिस है उस पर तो किसको प्लॉट करा था? डिस्चार्ज को। ठीक है। और जो वाई एक्सिस है आप लोग का उस पर क्या प्लॉट करा था इन्होंने? ऑर्डिनेट ऑन द लेफ्ट इंडिकेट द स्लोप। और इस पर जो वाई एक्सिस है उस पर किसको इंडिकेट करा था इन्होंने? स्लोप को। तो इस तरीके से इन्होंने एक अपना ग्राफ दिया था। और वो क्या हमको हेल्प करता है कैलकुलेट करने में? तो क्रिटिकल वेलोसिटी हमको हेल्प करता है। ठीक है। तो राइट वाटर डेप्थ ऑफ द इन द चैनल एंड वेलोसिटी, दो चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं। एक तो हमको मिलती है वहाँ से डेप्थ ऑफ चैनल मिल जाती है, और दूसरा हमको क्या मिल जाता है रिलेशन उससे? क्रिटिकल वेलोसिटी का। यानी कि दो चीज़ें यहाँ से हमको मिल जाती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कैनेडी थ्योरी की। कैनेडी थ्योरी क्या थी? तो देखिए, कैनेडी थ्योरी जो थी वो भी हमारी चैनल को डिज़ाइन करने के लिए ही थी। लेकिन ये जो थ्योरी करी गई थी, उन्होंने जो एनालिसिस करा था वो अपर बारी दोआब, जो अपर बारी दोआब है जो कि कहाँ पर पड़ता है आप लोग का? पंजाब में पड़ता है। वहाँ पर इन्होंने अपना एनालिसिस किया था। इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी दी थी वो इन्होंने बोला था कि इस क्रिटिकल वेलोसिटी पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, द चैनल फ्री फ्रॉम सिल्टिंग एंड स्कोरिंग। ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी इस पे चैनल जो होगा वो सिल्टिंग और स्कोरिंग से फ्री होगा। कई बार एमसीक्यू में, ठीक है, एमसीक्यू में डायरेक्ट ये 1 मार्क्स में आप लोगों से फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। देखो, कैलकुलेट तो नहीं कराएगा जेई लेवल पे, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास कि आप 0.64 को कैलकुलेट कर पाओ किसी की पावर क्या होगी। तो डायरेक्ट फार्मूला हमसे पूछ लिया जाता है। तो इस फार्मूले को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारे पास। ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास? v इजिकल टू जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी 0.55 m, और d की पावर कितना हो जाएगा? 0.64। जहाँ पर d जो हो जाएगा आप लोग के पास वो क्या हो जाएगा? डेप्थ हो जाएगा। और m जो हो जाएगा ये क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो।
याद रखेंगे एम जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है आप लोग का डायरेक्ट फार्मूला दे करके 0.55 एम डी की पावर 0.64, इसमें ऑप्शन में पूछ लेगा कि एम बताओ क्या है, और 4 ऑप्शन आप लोग के पास बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए एम जो होता है आप लोग का वो क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है एम इजिकल टू वो होती है वी अपॉन वी नोट। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। यूनिट तो कोई होगी नहीं क्योंकि वेलोसिटी का ही रेशियो है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे देखो वेयर डी इज़ द डेप्थ ऑफ चैनल, डी तो डेप्थ ऑफ चैनल होगी, एम जो हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो हो गया। सैंड के लिए ध्यान से देखेंगे, सैंड के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 1.1 से 1.2 के बीच होती है फॉर फाइनर सैंड। एंड अदर देन इससे अलग जो वैल्यू होती है इसकी वो कितनी होती है, 0.9 से लेकर के 0.8 के बीच इसकी वैल्यू लाई करती है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है कि जो हमारी कैलकुलेट करने के लिए मीन वेलोसिटी, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या होता है, कुछ कोफिशिएंट लेने होते हैं। तो उनमें जो कोफिशिएंट होता है हमारा, एक फार्मूला दिया गया था कूटर्स के द्वारा, कूटर्स फार्मूला जिसको बोलते हैं, और एक होता है मैनिंग्स फार्मूला। तो यहाँ पे हमको जो मिलती है ध्यान से देखना, एक तो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, क्योंकि अगर आपको निकालना है क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो तो उसका फॉर्मूला वी अपॉन वी नोट था। वी नोट तो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, वी होगी हमारे पास मीन वेलोसिटी। तो ये मीन वेलोसिटी कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो मीन वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, एक होता है कूटर्स फार्मूला और एक होता है मीनिंग्स फार्मूला। तो दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कई बार एमसीक्यू में पूछे गए हैं। तो ध्यान से देख लेना, दोनों फॉर्मूले ये आप लोग के हो जाएंगे। आर एस इसमें भी है, आर एस इसमें भी आता है, लेकिन इसमें कोफिशिएंट ये लिया था कूटर्स ने, और इनका कोफिशिएंट मैनिंग्स का 1/n था, जो खुद इनके नाम से था n, जिसको हम मैनिंग्स कोफिशिएंट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मुझे पता है थोड़ी सी इरेगुलरिटी हो गई थी यार, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से क्लास नहीं आ पाई थी, बट अब रेगुलर रहेगी क्लास, चिंता करने की कोई बात नहीं। द मेन कोज ऑफ मैंड्रिंग इज़ ड्यू टू द, आप लोग को बताना है जो मैंड्रिंग होती है चैनल में, वो आप लोग का उसका जो मेन कोज होता है वो क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ मैंड्रिंग होती क्या है। देखिए मैंड्रिंग में होता क्या है, दो चीज़ें, एक सिल्टिंग और एक स्कोरिंग। इनकी वजह से क्या होता है कि जो चैनल की जो बाउंड्री होती है, चैनल की जो बाउंड्री होती है वो बाउंड्री कट हो जाती है, वो कट हो जाती है उसकी डायरेक्शन की वजह से। मान लो जाना था उसको ऐसे, लेकिन मेंडरिंग की वजह से कुछ इस तरीके से सीधा जाना था, और मेंडरिंग की वजह से कुछ इस तरीके से कट फट के वो इस तरीके से हो जाती है, यानी कि इरोड होना शुरू हो जाता है। जो बैंक होता है चैनल का वो इरोड होना शुरू हो जाता है, किनारे जो होते हैं वो इरोड होना शुरू हो जाते हैं और कटने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो होता है वो किसकी वजह से होता है, उसका मेन कोज क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एन एक्सेसिव बेड स्लोप। अगर आपका रिवर का बेड स्लोप ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर सेकंड ऑप्शन है एक्स्ट्रा टर्बुलेंस जनरेटेड बाय द एक्सेस ऑफ रिवर सेडिमेंट ड्यूरिंग द फ्लड। देखिए जो आपका टर्बुलेंस होता है, जो आपके सेडिमेंट होते हैं, सेडिमेंट जो भी आप लोग के पार्टिकल होंगे उनकी जो सिल्टिंग और स्कोरिंग होता है, उनकी वजह से जो आप लोग का टर्बुलेंस जनरेट होता है उनकी वजह से होता है जो मेंटरिंग होता है, या फिर जो आपका डिग्रेडेशन, जो आपका डिग्रेडेशन होता है उसकी वजह से, या फिर नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं, या नन ऑफ द एबव इनमें से कोई भी नहीं, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है तो बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे जो आप लोग का सेडिमेंट होता है उसके टर्बुलेंस की वजह से क्या होती है, मेंडरिंग होती है। चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ किस तरीके से होती है। ये देखिए मेंडरिंग के बारे में आप देख सकते हो। मेंडरिंग, अ मेंडर इज फॉर्म्ड व्हेन मूविंग वाटर इज in a stream erodes the outer bank and widen its valley, and the inner part of the river has लेस एनर्जी एंड डिपॉजिट वॉट इट इज़ इन कैरिंग। देखो होता क्या है कि जो आप लोग का कोई भी चैनल, कोई भी रिवर है, जब उसमें वाटर फ्लो होता है तो जो स्ट्रीम होती है ना, जो आउटर बैंक होते हैं उनको इरोड कर लेती है। ठीक है, उनकी जो मिट्टी है वो कट करके पानी के साथ बह जाती है, जिसकी वजह से चैनल क्या हो जाते हैं, वो वाइड हो जाते हैं, और जो इनर पार्ट होता है उसमें एनर्जी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, जो कैरी लेकर के वो चल रही होती है, यानी कि जो भी सिल्ट या जो भी चीज़ होती है वो डिपॉजिट हो जाती है।
अब वेव फिनोमिना है, मैंड्रिंग कैसा है, एक वेव फिनोमिना है, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंड्रिंग रिवर इज़ अ रिवर दैट कंटेन्स मैनी बैंड्स थ्रू आउट इट्स लेंथ। अब देखिए एक जो रिवर भी होती है, इसी मैंड्रिंग के नाम पर एक रिवर का नाम भी रखा जाता है तुम्हारा, जो क्या होती है, मैंड्रिंग रिवर। तो इस मैंड्रिंग रिवर की क्या होती है, इसमें बहुत सारे बैंड्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया उसमें इरोजन की वजह से कोई कभी ऐसे तो कभी ऐसे इस तरीके से चलती रहती है। तो कोज ऑफ मैंड्रिंग, क्या क्या कोज होते हैं, किन की वजह से मैंड्रिंग होती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा टर्बुलेंस जनरेटेड बाय द एक्सिस ऑफ रिवर सेडिमेंट ड्यूरिंग फ्लड। देखिए होता क्या है, जो आपका रिवर में जो सेडिमेंट होता है, ठीक है, उसकी वजह से टर्बुलेंस जनरेट होते हैं, उसकी वजह से होता है, जो कि हमारा ऑप्शन का आंसर था। साइज एंड ग्रेड ऑफ सेडिमेंट, देखो जो सेडिमेंट बह करके आया है आप लोग का रिवर के वाटर के साथ, तो उसका साइज़ क्या है, उसकी ग्रेड क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये चीज़ भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वैली स्लोप, जो आपका स्लोप है जिस पे फ्लो कर रहा है वाटर, उसका स्लोप क्या है, और जो बेड स्लोप एंड साइड स्लोप है चैनल का, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है मैंड्रिंग। तो मैंड्रिंग जो है आप लोग का कुल मिला करके ये 4 पॉइंट्स है जिनके ऊपर आप लोग का, जिनकी वजह से क्या है, मैंड्रिंग होता है, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो उसकी वजह से मैंड्रिंग होने के चांसेस आप लोग के बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंड्रिंग देखिए, मैंड्रिंग रिवर जो होती है आप लोग की कुछ इस तरीके की होती है। तो मेन कोज इज एक्स्ट्रा टर्बुलेंस जनरेटेड बाय द एक्सेस ऑफ रिवर सेडिमेंट ड्यूरिंग द फ्लड। देखिए जो रिवर में जो एक्स्ट्रा सेडिमेंट आप लोग का आ जाता है, तो उसकी वजह से जो सेडिमेंट आता है उसकी वजह से जो टर्बुलेंस जनरेट होता है, वो मेन कोज होता है आप लोग का मैंड्रिंग का। तो कुछ इस तरीके से आप लोग की ये मैंड्रिंग होती है, ये आप लोग की मैंड्रिंग रिवर है, ठीक है। इसमें 2-3 टेक्निकल टर्म है। देखो ये वाला जो हमारा क्रेस्ट से लेकर के क्रेस्ट तक का पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं मैंड्रिंग लेंथ। और यहाँ पे देखो क्रेस्ट से लेकर के टॉप क्रेस्ट से बॉटम क्रेस्ट तक का जो पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं मैंड्रिंग विड्थ। और ये हमारी क्या होती है, नॉर्मल विड्थ होती है रिवर की। और ये यहाँ से हमारा फ्लो हो रहा होता है, और ये हमारी एक्सिस होती है, ठीक है, जो प्रॉपर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस की जिसकी हम बात करते हैं एक्स एक्सिस, तो ये वो हमारी एक्सिस हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को दिखा दी डायग्राम के थ्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, ये हमारे कुछ टेक्निकल टर्म्स थे। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आप लोग को करेक्ट आंसर बताना है, मैच करना है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये आप लोग का एक तरफ है कॉलम 1 और एक तरफ है कॉलम 2। एक तरफ कॉलम 1 है, एक तरफ कॉलम 2 है। कॉलम 1 में क्या है, कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, यानी कि अलग अलग पार्ट्स लिखे हुए हैं जो यूज करे जाते हैं हमारे चैनल्स में। और एक तरफ उनके फंक्शंस लिखे हुए हैं, यानी कि वो किस लिए यूज करे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंशन की गई। इसका आंसर आप लोग को बताना है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि इसके एमसीक्यू कुछ इस तरीके से हैं। ये आप लोग के जो विकल्प वगैरह हैं, तो अभी फ़िलहाल आप लोग को इसका आंसर करना है, क्या आंसर होगा। तो सबसे पहला आ जाता है आप लोग का हेड स्लूस। तो जो हेड स्लूस है, इसका जो आप लोग को बताना है क्या वर्क होता है। तो इसका वर्क होता है भाई, हेल्प इन कंट्रोलिंग द एंट्री ऑफ सिल्ट इन द कैनाल। यानी कि जो आपकी कैनाल होती है, उसमें एंट्री के टाइम पे सिल्ट उसमें एंटर ना हो, उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, हेड स्लूस का होता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो पहले का तो हो जाएगा सी। उसके बाद आता है सिल्ट इजेक्टर। तो सिल्ट इजेक्टर, जैसे कि नाम से मालूम हो रहा है, इजेक्टर तो कुछ ना कुछ रिमूव करेगा ही। तो क्या रिमूव करता है वो आप देख लीजिए। सिल्ट इजेक्टर जो होता है आप लोग का, वो हेल्प करता है रिमूविंग द सिल्ट फ्रॉम द वाटर आफ्टर इट एंटर्स इन द कैनाल। अगर वाटर के साथ कैनाल में सिल्ट एंटर कर गई है, और सिल्ट एंटर करने के बाद अगर सिल्ट को रिमूव करना है तो उसको रिमूव करने में जो हेल्प करता है वो क्या होता है, हमारा सिल्ट इजेक्टर होता है। क्या होता है गाइज, सिल्ट इजेक्टर हमारा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अंडर स्लूस। तो जो हमारा अंडर स्लूस होता है, इसका काम क्या होता है, ये हमको हेल्प करता है, ये भी रिमूविंग के लिए हेल्प करता है, लेकिन किस चीज़ को रिमूव करने में हेल्प करता है, हेल्प इन रिमूविंग द सिल्ट नियर द हेड रेगुलेटर। देखिए जो सिल्ट एंटर करिए, उसको हेड रेगुलेटर के पास अगर रिमूव कर लेना है, जो हेड रेगुलेटर लगा हुआ होता है हमारा कैनाल में, अगर उसके पास ही उसको रिमूव कर लेना है, तो हेड रेगुलेटर के पास रिमूव करने के लिए यूज करा जाता है अंडर स्लूस गेज। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, अंडर तो कहीं ना कहीं नीचे लगा हुआ ये हमारा होता है, और इसका काम होता है जो हेड के पास सिल्ट एंटर किए, उसको तुरंत हम उसको रिमूव कर लेंगे। बचा आप लोग का एक, और वो है हमारा डिवाइड वॉल। तो डिवाइड वॉल का काम क्या होता है,
हेल्प इन प्रोवाइडिंग द लेस टर्बुलेंस पॉकेट नियर हेड रेगुलेटर। जो हेड रेगुलेटर होता है उसके पास कम से कम टर्बुलेंस हो सके, ध्यान से देख लेना थोड़ा कटा हुआ है, जो कम से कम टर्बुलेंस हो सके वो प्रोवाइड करने का काम होता है किसका, डिवाइड बॉल का। तो डिवाइड बॉल का काम क्या होता है आप लोग का, लेस टर्बुलेंस क्रिएट करना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सेकंड का डी हो जाएगा, थर्ड का बी हो जाएगा और फोर का ए हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख लेंगे और स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। नेक्स्ट हम देख लिए, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी कि इसका काम क्या होता है। देखो जैसे कि बताया कि इसका काम रिमूव करना होता है, तो एक्सट्रैक्टर भी लिखा हुआ है। ठीक है, सिल्ट एक्सट्रैक्टर के नाम से आ सकता है या सिल्ट इजेक्टर के नाम से आ सकता है, बस उतना ही आप लोग को याद रखना उसके बारे में, और इससे ज़्यादा याद नहीं रखना। इसका नाम दूसरा याद कर लेना, जो अंडर सिलुस होता है इसको स्कोरिंग सिलुस भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये भी चीज़ भी आप लोग को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, डिवाइड बॉल का काम क्या होता है, जो हेड होता है उसके पास कम टर्बुलेंस क्रिएट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर मैं बोलूँ तो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 100 क्यूमेक टू फ्लो अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर इन अ रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल चैनल, द विड्थ द बिड्थ शुड बी एज पर लेसी फार्मूला। हमको बिड्थ बतानी है, चैनल की बिड्थ कितनी होगी। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जेईई में, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे हमको डिस्चार्ज गिवन है, कितना गिवन है, 100 क्यूमेक यानी कि 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमको डिस्चार्ज गिवन है, और डेप्थ, चैनल की डेप्थ हमको मालूम है कितना है, 5 मीटर। तो हमको बिड्थ बतानी कितनी होगी, बिड्थ हमको बतानी। चैनल कैसा है हमारा, रेक्टेंगुलर है, तो कोई दिक्कत नहीं। डिस्चार्ज इजिकल टू कितना होता है हमारा एरिया, डिस्चार्ज इजिकल टू मीटर क्यूब पर सेकंड होता है, तो वॉल्यूम अपॉन कितना हो जाएगा, टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम हो जाएगा। तो इसी रिलेशन का हम यूज़ करके इसको सोल्व करेंगे, वॉल्यूम को एरिया में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर रेक्टेंगुलर चैनल है तो उसकी बिड्थ क्या होगी, बी होगी, और डेप्थ क्या होगी उसकी, वाई होगी। ठीक है ना, ये हमारे पास होगी। तो लेसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमको इसको कैलकुलेट करना, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, बी इंटू बाई इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, और पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका, पेरीमीटर हो जाएगा हमारे पास बी प्लस के 2 वाई, क्योंकि ये वाली साइड भी पेरीमीटर में काउंट होगी और बेस भी काउंट होगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा बी प्लस के 2 वाई। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको पता है कि जो लेसी ने फॉर्मूला दिया था पेरीमीटर कैलकुलेट करने का, उस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो उसने फॉर्मूला ये दिया था लेसी ने, तो यहाँ पे पी 4.75 इंटू अंडर रूट में क्यू, तो क्यू हमारे पास डिस्चार्ज होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख के पेरीमीटर निकाल लेंगे। 4.75 अंडर रूट क्यू की वैल्यू कितनी थी, 100, तो जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो पी की वैल्यू हो जाएगी 75 पॉइंट समथिंग, आप लोग की ये वैल्यू आ जाएगी पी की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमारा जो एक्चुअल में पी होता है वो होता कितना है, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए पेरीमीटर होता कितना है, तो b प्लस के 2 वाई होता है। तो एक p हमारे पास ये आया, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो b प्लस के 2 वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 47.5। अब देखिए y की वैल्यू तो हमें मालूम है, डेप्थ 5 है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, b की निकाल लेंगे, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। बिल्कुल देखिए यहाँ से हमने b की वैल्यू सोल्व कर ली, तो b की वैल्यू सोल्व करी तो कितनी आई, 37.5। बिल्कुल जैसे मैंने बताया वैसे ही हमने इसको सोल्व किया है। ठीक है, पहले पेरीमीटर कैलकुलेट कर ली, फिर ये हमारा फॉर्मूला होता है, दोनों को इक्वेट करा और यहाँ से हमने बी की वैल्यू निकाल ली। तो सही आंसर क्या आ गया हमारा, 37.5 मीटर हमारा सही आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। यहाँ से भी आप लोग समझ लीजिए कि अगर किसी भी सिलेबस में अगर कोई आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और सिलेबस में अगर आप लोग के इरिगेशन टॉपिक है, तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई और हो ही नहीं सकता दूसरा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का बनता ही बनता है। आप लोगों ने सुना होगा एक्यूडक्ट, साइफन एक्यूडक्ट, पासेज, साइफन पासेज, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस क्वेश्चन को हम ठीक से समझेंगे और क्या हमें दे रखा है उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स पैटर्न टू क्रॉसिंग अ कैनाल and a drain, bed level of canal 131.3 meter and fully supplied depth of canal is 1.6 meter. Bed level of the drain 129.5 meter और high flood level of drain is 131.6 meter. The suitable type of cross drainage work is, आपको बताना है जो suitable type of cross drainage work होगा वो कौन सा होगा।
ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि कितने तरीके के आप लोग के साइफन एक्यूडक्ट वगैरह होते हैं और कैसे हम इसको पता करते हैं। तो देखो मैं आप लोग को बताऊं, इसमें हमारी 2-3 कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या क्या होती हैं देखिए। सबसे पहले आता है हमारा, इस टॉपिक को आप देख लीजिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट से हम बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ बाई पासिंग द कैनाल ओवर द ड्रेनेज। देखिए आपकी जो कैनाल है वो किसी भी नेचुरल ड्रेनेज के ऊपर से पास कर रही है। जो कैनाल है वो किसी भी नेचुरल ड्रेनेज के ऊपर से क्या कर रही है, पास कर रही है। तो आपका नीचे क्या है, नेचुरल ड्रेनेज। नेचुरल ड्रेनेज कैसे हो गया, जैसे कि रिवर हो गया, ठीक है। तो रिवर के ऊपर से जब कैनाल पास करे तो वो कौन सी कंडीशन होती है, तो ध्यान से देखना। जब रिवर के ऊपर देखो, ये हमारी कैनाल है, ये ऊपर से पास कर रही है और उसके नीचे क्या है, कोई भी नेचुरल ड्रेन लाइक रिवर जैसा है, ठीक है। तो जब ये इस तरीके की कंडीशन होती है तो हमारे पास 2 केस बनते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है एक्यूडक्ट। ये एक्यूडक्ट कौन सा होता है, एक्यूडक्ट होता है जब हमारा क्या, देखो ऊपर तो हमारी कैनाल रहेगी और नीचे क्या रहेगा, हमारा ड्रेन रहेगा, नेचुरल ड्रेन रहेगा। तो यहाँ पे देखो, जो भी हमारा ड्रेन का हाईएस्ट या हायर फ्लड लेवल है वो क्या है, चैनल के बेड से कम है। चैनल के बेड से कम है। देखो ये चैनल का बेड है, उस चैनल के बेड से कम है क्या, जो हमारा हायर फ्लड लेवल है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है कि जो हमारा हायर फ्लड लेवल है अगर वो चैनल के बेड से कम होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूडक्ट। ध्यान से देखना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूडक्ट। इसके बाद आता है साइफन एक्यूडक्ट। तो साइफन एक्यूडक्ट में क्या आता है कि जो हमारा ड्रेन था और जो चैनल का बेड था उससे ऊपर चला जाता है हमारा कौन सा, हायर फ्लड लेवल। जो हमारा हायर फ्लड लेवल होता है वो चैनल के बेड से ऊपर चला जाता है। तो जब भी चैनल के बेड से ऊपर जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइफन एक्यूडक्ट। ये हमको देखना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा यही है कि जो कैनाल है हमारी, ध्यान से देखना जो कैनाल है हमारी, उस कैनाल का जो बेड है वो तो है 131.3 मीटर पर। जो कैनाल का बेड है, ये वाला जो लेवल है इसका, वो 131.3 मीटर पर है। और जो हायर फ्लड लेवल है इसका ड्रेन का, वो क्वेश्चन में गिवन है 131.6 मीटर। तो देखो जाहिर सी बात है, चाहे 0.3 ही मीटर ज़्यादा है लेकिन है तो इससे ज़्यादा ना, तो इसलिए हमारा सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो साइफन एक्यूडक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हायर फ्लड लेवल क्या है, वो ज़्यादा है किससे, जो बेड लेवल है कैनाल का। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो आप लोग का साइफन एक्यूडक्ट है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसको, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को बनता ही बनता है। अभी मैंने एक्यूडक्ट के बारे में बताया, अब बात करेंगे सुपर पासेस के बारे में। तो इसका दूसरा केस हमारा बनता है, सेकंड केस, बाय पासिंग द कैनाल बिलो द ड्रेनेज। अब क्या है कि हमारा जो ड्रेनेज है लाइक रिवर है, नेचुरल ड्रेनेज है, वो हमारा ऊपर रहेगा और जो कैनाल है वो कहाँ पर रहेगी, नीचे रहेगी। कैनाल कहाँ पर रहेगी, नीचे रहेगी, और रिवर कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, यही शो करा गया, ड्रेनेज ऊपर है और कैनाल कहाँ है, नीचे से पास कर रही है। तो इसमें भी हमारे 2 केस बनते हैं। पहला केस बनता है सुपर पासेस का। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा ड्रेनेज का बेड है, यानी कि जो भी हमारा रिवर का बेड है और उसके नीचे से जो कैनाल पास कर रही है उसका जो फुल सप्लाई लेवल है, FSL का मतलब होता है फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल। तो याद रखेंगे कि बेड का जो ड्रेनेज है उसके बेड से क्या होगा, नीचे होगा, उसके बेड से नीचे होगा फुल सप्लाई लेवल कैनाल का। तो हमारा हो जाएगा सुपर पासेस, याद रखेंगे। और साइफन सुपर पासेस क्या हो जाएगा, जिसको हम साइफन भी बोलते हैं खाली। तो साइफन जो आप लोग का हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, इसमें जो आप लोग का फुल सप्लाई लेवल है वो नेचुरल ड्रेन के बेड से ऊपर चला जाएगा। देखो नेचुरल ड्रेन के बेड से ऊपर चला गया नहीं, तो नेचुरल ड्रेन के बेड से अगर ऊपर चला जाएगा फुल सप्लाई लेवल तो वो हमारा हो जाएगा साइफन, ठीक है। तो ये 2 केस हमारे बनते थे जो मैंने आप लोग को बताए। एक और थर्ड केस बनता है जब दोनों क्या हैं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो वो आप लोग का होता है, यहाँ पे देखो, बाई ड्रेन थ्रो कैनाल और लेवल ऑफ क्रॉसिंग, एक लेवल पे क्रॉसिंग करें और इनलेट और आउटलेट हो दोनों का, ठीक है। तो ये 2, एक थर्ड केस और बनता है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी के ऊपर के 2 केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोग को बताए। फिर जो क्वेश्चन का आंसर था वो मैंने आप लोग को बता दिया, क्योंकि जो ऊपर आप लोग की क्या थी, कैनाल थी, नीचे क्या थी आप लोग की, रिवर थी। तो रिवर का बेड ऊपर जा रहा था कितना, 131.6 मीटर, और जो चैनल का बेड था वो कितना था, 131.3 मीटर। तो यहाँ से हमारा क्या था, जो हायर फ्लड लेवल था, हाई फ्लड लेवल था, वो ऊपर चला जा रहा था इस कैनाल के बेड से। तो इसलिए हमारा क्या बना था, साइफन एक्यूडक्ट बना था, तो जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे सोल्व करी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं।
यहाँ पे पढ़ने के बाद आप लोग को सारी चीज़ें मेंशन मिल जाएंगी, और जो स्ट्रक्चर आप लोग की हो जाएगी आंसर, वो क्या हो जाएगा, साइफन एक्यूडक्ट आप लोग का हो जाएगा। तो मैंने आप लोग को बता दिया कैसे ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ये देखिए यार चारों ऑप्शन आते नहीं हैं, फिर ज़्यादा छोटा ही हमारा हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम ही कर देता हूँ, क्योंकि आंसर तो आप लोगों को इन थर्ड ऑप्शंस में से ही कोई से मिल जाएगा, 3 में से। यहाँ पे देखो, अ टाइल ड्रेन इज लेड बिलो cropped land to remove excess irrigation water. The drain coefficient of this drain is usually expressed as, देखो आप लोग को बताना है, देखो एक चीज़ होती है टाइल ड्रेन, क्या होता है, टाइल ड्रेन हमारा होता है। तो टाइल ड्रेन जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, किसी ना किसी चीज़ को ड्रेन करने के लिए लगाया गया होगा, रिमूव करने के लिए लगाया गया होगा। तो ये बिछाया जाता है आप लोग का, लेड किया जाता है बिलो द क्रॉप लैंड, जो क्रॉप लैंड होती है, टू रिमूव द एक्सेस इरिगेशन वाटर। और इसका काम क्या होता है, जो भी एक्सेस इरिगेशन वाटर होता है, जो पानी ज़्यादा हम इरिगेट कर देते हैं, तो उसको रिमूव करने का काम होता है क्या, किसका, टाइल ड्रेन का। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है टाइल ड्रेन, इसीलिए क्वेश्चन बना भी है। तो जो टाइल ड्रेन आप लोग का होता है, ये एक्सेस जो इरिगेशन वाटर होता है उसको रिमूव करने के लिए लगाया जाता है। तो इसमें पूछा है द ड्रेनेज कोफिशिएंट ऑफ दिस ड्रेन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज, तो जो उसका ड्रेन कोफिशिएंट होता है वो किस में एक्सप्रेस करा जाता है, तो वो एक्सप्रेस करा जाता है भाई आपका सेंटीमीटर में। किस में एक्सप्रेस करा जाता है, सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पे देखो, सेंटीमीटर ऑफ वाटर डेप्थ रिमूव्ड फ्रॉम द ड्रेनेज पर डे, ये आप लोग इसकी यूनिट होती है, किसकी, जो ड्रेनेज कोफिशिएंट होता है, किसका, टाइल का। किसका होता है, टाइल का। टाइल का काम क्या होता है, जो एक्सेस इरिगेशन वाटर होता है उसको रिमूव करने का काम होता है इसका। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर ऑफ वाटर डेप्थ, यानी कि जो वाटर डेप्थ होगी वो सेंटीमीटर में आ जाएगी रिमूव करने के लिए, फ्रॉम द ड्रेनेज, और ड्रेनेज एरिया, और पर डे आप लोग का ये आ जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर पर डे में इसकी आप लोग की यूनिट हो जाएगी ड्रेनेज कोफिशिएंट की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। इसमें भी यही चीज़ें आप लोग की मेंशन करी हुई, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, इन लेसी रिजाइम थ्योरी द फ्लो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, आपको बताना है फ्लो